मतलब मुझे अफ़सोस हो रहा है, मैं परेशान हूँ कि मैं क्या बोलूँ। ये लोग तो बेचारे, मतलब एक बंदा एक नौकरी के लिए तरसता है, इनका केस ये है कि इनके पास जॉब है भी नहीं है। मतलब हर 3 महीने 6 महीने बाद ये अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी ब्यूरोक्रेट के दरवाजे पर जाते हैं, उसको खटखटाते हैं, किसी सियासतदान के दरवाजे पर जाके उसको खटखटाते हैं। तो अगर इस तरीके से डी वैल्यू किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि ये नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इट्स वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो बहरहाल रिकॉर्डिंग शुरू है, स्टार्ट है। अच्छा भाई, कहते हैं ए फॉर एप्पल से लेकर ए फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, आर फॉर रैबिट से लेकर आर फॉर रोबोटिक्स तक का सफर दुनिया ने टीचर्स की बदौलत तय किया है। अच्छा दोस्तों, मेरी जो टीम है वो मुझे हमेशा एक मशवरा देती है। वो ये कहते हैं कि जी, जब भी मेरा कोई वीडियो ब्लॉग अपलोड हो सोशल मीडिया पर, तो उसका जो टीज़र है, यानी उसका जो छोटा सा पार्ट है, वो मैं फेसबुक पे अपलोड करूँ, फिर उसका लिंक दूँ ताकि लोग पूरी वीडियो यूट्यूब पर देखें। मैं उनको कहता हूँ कि यार क्यों बिला वजह मेरे व्यूवर्स को तंग करेंगे, परेशान करेंगे। चीज़ों को ईजी अवेलेबल करें भाई लोगों के लिए। जिसको फेसबुक पर देखना है वो फेसबुक पर देखे, जिसको यूट्यूब पर देखना होगा वो वहाँ जाकर देखेगा। तो चीज़ों की जो ईजी अवेलेबिलिटी होती है ना, वो हमारे यहाँ बहुत स्कार्स है, बहुत कम है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को पानी, बिजली, गैस चाहिए ना, तो वो पहले पाकिस्तान चौक जाए, वहाँ पर एक पैनाफ्लेक्स प्रिंट करे जिस पे लिखे पानी दो, बिजली दो। फिर उसके बाद वो प्रेस क्लब जाए, हड़ताल करे, प्रोटेस्ट करे। फिर उसके बाद उसके घर पे टिच्चू सा गैस आएगा, टिच्चू सा पानी आएगा, 1.5 घंटे की बिजली मिलेगी। तो जो चीज़ों को आसान बनाने वाला जो फार्मूला है ना, हमारे मुल्क में भी ईजाद नहीं हुआ। तो मैं कहता हूँ अपनी टीम को कि यार लोगों को छोड़ो भाई, वो जहाँ भी वीडियो देखना चाहें वो वीडियो देखें। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव? वीडियो देखना। तो इसी तरीके से जो बेसिक नेसेसिटी है हमारे मुल्क की, वो है जॉब, एम्प्लॉयमेंट। जो नौजवान हैं उनको रोज़गार भी मैसर नहीं है आसान तरीके से। अब तो ऑनलाइन का ज़माना है। मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि जो ऑनलाइन फॉर्म आज CV सबमिट करते हैं ना, 95 से 97% यूथ को जवाब आता ही नहीं है। उसके लिए भी आपको जलील होना पड़ेगा, ख्वार होना पड़ेगा। बेचारे जो हमारे कुछ दोस्त हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको अपनी CVs याद हैं, अजबर हैं, रट्टा लगाए हुए। उनको पता है कि अभी शुरू कैसे हो रहा है, एंड कहाँ से हो रहा है। इतनी वो CV की फ़ोटोकॉपी कर चुके होते हैं, बेचारे दर बदर टोकरे खा रहे होते हैं, अवेलेबल ही नहीं है। तो चीज़ों की जो ईजी अवेलेबिलिटी होती है, मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारे मुल्क में नहीं है ये। तो आज जो मैं सब्जेक्ट लाया हूँ आपके सामने, या जो मैं आज जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, वो मैं रिवील अभी नहीं करूँगा, वो तो ख़ुद आप देखेंगे। सो नो स्पॉयलर्स। तो आप खुद ही जाके देखें कि मैं सोसाइटी के किस सेगमेंट से आज बात करने वाला हूँ और किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। इतने सारे प्रोफेशंस में से आपने टीचिंग को ही क्यों चुना? मुझे बस शौक़ था कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मेरी तालीम जो है वो बच्चों तक पहुँचे और मुझे नॉलेज भी मिले। जब मैं अपनी सोसाइटी में देखता था कि गुज़िश्ता लियारी में कुछ टाइम पहले हालात किस तरह चल रहे थे, तो मेरे अंदर एक मतलब कि एक जज़्बा हुआ करता था कि मैं अपनी सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज किस तरह लेकर आऊँ। तो मेरे माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, और जब उसका आंसर जो था, वो एक आंसर मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग लगा कि बीइंग अ टीचर आई कैन डू दैट। उमर मैं हमेशा से माशरे में कंट्रीब्यूट करना चाहता था, और मुझे लगता है कि टीचिंग से ज़्यादा ऐसा कोई शोबा नहीं है जहाँ जाके आप माशरे में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। कि जैसे कि लियारी को असल से जो है दीवार से लगाया गया, जिनके बच्चों को जो है तरबियत के एतबार से, तालीम के एतबार से हमेशा पीछे रखा गया। उस ज़माने में हमने देखा कि स्कूलों में बच्चे हमारे हैं, हमारे इलाके के बच्चे हैं, लेकिन उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को जो है सामने रखते हुए मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया। आज से करीबन कोई 30-32 साल पहले लियारी में स्ट्रीट स्कूल्स थे, तो वहाँ पर हमारा एक आर्म था, तो वहाँ मैंने पढ़ा भी। फिर शौक़ उजागर हुआ कि मैं क्यों ना पढ़ाऊँ, तो जैसे मैंने मेट्रिकुलेशन किया तो फिर मैंने टीचिंग को तरजीह दी। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा है ये, तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनकी सुन्नते नबी पर अमल करते हुए जो है मैंने ये चीज़ सोच ली थी कि मैं टीचर ही बनूँगी और बच्चों को तालीम दूँगी। इशू क्या है? इशू ये है कि मतलब 8 साल हो गए तकरीबन, अब तो 8वां साल भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन अभी तक हमें परमानेंट नहीं किया है। तो हमें जब कंट्रैक्ट पर रखा गया 2012 में, तो हमें ये कहा गया था कि आप लोगों को परमिट कर दिया जाएगा। हमने जब ज्वाइन किया उस वक्त DMC की हालत अच्छी नहीं थी, और हमारे आने के बाद ड्रास्टिक चेंजेस भी आई हैं, बच्चों की तादाद भी बढ़ी है, और हमने उस वक्त मामला संभाले जब लियारी में अमन अमान के हवाले से सूरत हाल आइडियल नहीं थी। तो उस हालात में बाहर से आने वाले टीचर्स ने आना छोड़ दिया था। जैसे ही बच्चे आ रहे थे, 10-12 बच्चे वो आ रहे हैं, लेकिन स्कूल मतलब इमारत खाली है, टीचर्स नहीं है।
तो उस हालात में अभी जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर है उन्हें बोल के हम यहाँ पे ले आए, उन्होंने आके यहाँ पे टीचिंग स्टार्ट की। और जब हम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज जब यहाँ आए हैं और आने के बाद हमने अपना काम स्टार्ट किया तो बहुत मेहनत की है हम लोगों ने, बहुत मेहनत की है। यानी मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूँगी, तमाम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज की बात करूँगी कि हम सब ने बहुत मेहनत की। तो उस वक्त जब डीएमसी में जॉब्स आई, उन्होंने हमें अप्रोच किया, हमने टीचिंग स्टार्ट की, पढ़ाना स्टार्ट किया। तो मुश्किल से 2800-3000 के करीब बच्चे थे और सारी इमारतों की हालत भी आइडियल नहीं थी। फिर हमारे जाने के बाद हम मेहनत करते गए, बहुत वो किया, तो बच्चों की तादाद अल्लाह का शुक्र है 15,000 से तजावुज़ कर गई है और स्कूलों की सिचुएशन भी आपके सामने है, मगर हमें परमानेंट नहीं किया जा रहा। ये तो हैरत की बात है कि उस्ताद अपने परमानेंट के लिए मुतालबा लोगों से डिमांड कर रहे हैं कि मुझे परमानेंट करें। आज किसी भी माशरे में, किसी सोसाइटी में आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनके बैकग्राउंड में कौन है? उस्ताद है। लियारी के लोग अपने असातिज़ाओं की बहुत इज्जत करते हैं। जब वो हमें यूँ रोडों में मारा देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, परमानेंट के लिए, तो वो भी बहुत मायूसी का शिकार होते हैं। हम लोगों ने रैलियां निकाली हैं, हम रोडों पर बैठे हैं, हमने एहतजाज किया, प्रेस क्लब भी हम लोग गए। लेकिन जब हम ये सवाल पूछते हैं तो हमें जो है सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। लेकिन अब बात यहाँ तक आ गई है कि 8 साल 9 साल हो गए, वो अब तक कॉन्ट्रैक्ट पे ही चल रहे हैं और उनकी सैलरी 15,000 है। पहले तो 10,000 सैलरी थी, 10 से 12, 12 से 15, अब वही 15 पे रुकी हुई है। तो इस दौर में मैं ख्याल से 15,000 हमारे लिए नाकाफ़ी है। तो दोस्तों ये बेसिकली ये वो बातें थी आपने सुनी हैं। मैं आई एम वेरी कंफ्यूज्ड कि व्हाट टू से एंड हाउ टू कंक्लूड दिस। अब आप ही बताएं कि ये वो सेगमेंट हैं, ये वो पार्ट्स हैं हमारे माशरे के, और इनका काम होता है नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करना। अब मुझे बताएं, अगर ये सब इस हालत में है, मतलब हमारे टीचर्स, ये इनकी तादाद तकरीबन 206 टीचर्स हैं इस वक्त डीएमसी में। अगर ये टीचर्स छोड़ के चले जाएं, कोई नए अपॉइंटमेंट तो हो नहीं रहे, तो इन बच्चों का क्या होगा? मतलब हम फिर कहते हैं कि जी फिर हमारे लोग, जो हमारे यूथ है, बेरा रवि का शिकार होती है, वो एक ऐसे रास्ते पर जाते हैं जहाँ पर अंधेरा है। भाई जो रोशनी फैला रहे हैं, आपने उनके हाथों से मशाल छीन लिया, वो कहाँ से किसी की रहनुमाई करेंगे, वो कहाँ से रहबरी करेंगे? फिर हमारे लोग बेचारे फिर चिल्लाते हैं कि जी लियारी में तो देखें ये मंशियात आम हो गई है, यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर ये बच्चों को छोड़ के चले जाएं ये टीचर्स, आपके स्कूल तो खाली रहेंगे, आएगा कौन? और यहाँ पर टीचर आते ही नहीं है। 100 में से हार्डली कोई 5% ऐसे टीचर्स होंगे जो अपने जॉब को जॉब नहीं पेशा समझते हैं, जो टीचिंग को काम नहीं जिम्मेदारी समझते हैं, वो लियारी में आते हैं। बाकी आप देख लें, फाइलों में उनके नाम है, आते नहीं है। वो कहेंगे भाड़ में जाए, लियारी में कौन जाएगा भाई, वहाँ पे तो हालात खराब है, वहाँ के तो लोग ऐसे हैं वैसे हैं। ये सब मेरे और आपके सामने की कहानी है। तो अपने ही लोग, यहाँ के लोकल्स कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्कूलों को संवारें, सजाएं, उनको आबाद करें। और ये एविडेंस है। मतलब मैंने 2016 में स्टोरी की थी कि भाई तो जहाँ बच्चों की तादाद 3,000 थी, वहाँ 16 से 18,000 तक पहुँच गई है। जहाँ पर टीचर्स की तादाद 30-40 हुआ करती थी, वहाँ पर 250 की तादाद हो चुकी है। यही वो लोग हैं, लोकल हैं, जो अपने लोगों के लिए दर्द रखते हैं, कोई और नहीं रखेगा। ये आप ही के लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, यहीं के लोगों को, बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो हमारा एजुकेशन निज़ाम वैसे ही बोगस सिस्टम है, वैसे ही बहुत पीछे है। वैसे ही हमारे यहाँ पर अभी तक मेरिकल ऑफ रेडियो पढ़ाया जाता है, वो बेचारा प्रिजन जिंदा अभी तक प्रिजन में है, वो निकल ही नहीं रहा। हमारे यहाँ पर अभी भी असलम की ईद पढ़ाई जाती है। एक तो एजुकेशन का निज़ाम बहुत पीछे है। अब ये टीचर्स बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी तरह कंट्रीब्यूट करके बच्चों को आगे लाएं, इस बेरा रवि से बचाएं, मंशियात से बचाएं, बैड हैबिट से बचाएं। इन्हीं की आपने बातें सुनी है। इनको अभी फ़िलहाल फॉरमोस्ट अपनी फैमिली की पड़ी है, अपने जॉब सिक्योरिटी की पड़ी है। नेशन बिल्डिंग तो ये कहाँ से करेंगे? क्यों जुल्म कर रहे हैं हम पर? क्यों आप चाहते हैं कि लियारी तरक्की ना करे, आगे ना जाए? जिम्मेदार कौन है? आपके दरवाज़ों के सामने ये आते हैं, इनकी बात सुने, इनको परमानेंट करें। अगर आपके हाथ में नहीं, इनको जवाब दें, लेट देम गो, ताकि वो कोई और जाके काम करें। क्यों आपने उनको आसरे में रखा है? वो खुद भी परेशान है, 6 महीने बाद आपके दरवाजे पर आके खड़े रहते हैं। दैट्स बैड, दैट्स वेरी बैड। तो हमारे नेशन को बढ़ने की आगे ज़रूरत है, और यही वो लोग हैं, यही वो लोकल्स हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक लोकल लोग ही अपने लोकल लोगों की दर्द को समझ सकता है, उसकी तकलीफ को समझ सकता है। बाहर वाले लोगों को हमारी कोई फिक्र नहीं है, कोई उनको, चाहे हमारे कॉलेज आप देख लें, दैट एविडेंस है, चाहे हमारे कॉलेजों को देखें, बाहर के टीचर्स आते ही नहीं है। घोस्ट मुलाजिमीन का तो आपने नाम सुना होगा। ये बेचारे वही लोग हैं जो आपके स्कूलों को, आपके कॉलेजों को आबाद करते हैं। आप इनको
अहमियत ही नहीं दे रहे। फिर कल को ये छोड़ के चले जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि जी ये देखिए हमारे बच्चे बर्बाद हो गए, मंशियात की तरफ है। जिम्मेदार आप हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल, जो जिनके हाथ में ये अथॉरिटीज़ हैं। तो लिहाजा जब आपके ये दरवाजे को खटखटाएं ना, दरवाज़ा खोल लें, इनकी बात सुन लें, परमानेंट कर लें। दे नीड योर सपोर्ट, ताकि वो नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर पाए। मैं एज आ सोशल वर्कर मतलब सिंध गवर्नमेंट वफाक से हाथ बांध के ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनको परमानेंट किया जाए, ताकि ये मुक़द्दस पेशा ये जिन्होंने अपनाया है इस पे वो बेहतर से बेहतर काम कर सके।